रात्रि चौपाल में वर्चुअल रूप से जुड़े सीएम तीरथ, टिहरी गढ़वाल के लोगों की सुनी जन समस्याएं, अधिकारियों को दिए निस्तारण के निर्देश। हरिद्वार में कोरोना को लेकर के प्रशासन सख्त, बॉर्डर पर चेकिंग के लिए मैदान में उतरे मेलाधिकारी, बिना कोविड रिपोर्ट आए श्रद्धालुओं को लौटाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने IHIP पोर्टल किया लॉन्चिंग से जुड़े सीएम तीरथ रावत, पोर्टल में बीमारियों की होगी ऑनलाइन रिपोर्टिंग। उत्तराखंड में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, सोमवार को सामने आए 547 नए संक्रमित, देहरादून में सबसे ज्यादा 224 संक्रमित। नमस्कार, ANB न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अपन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से सीएम होम आइसोलेशन में है। हालांकि तीरथ सिंह रावत की पिछली 2 कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी हैं, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह पर सीएम ने अभी भी खुद को होम आइसोलेट किया हुआ है। होम आइसोलेशन में होने के बावजूद भी सीएम तीरथ सिंह रावत वर्चुअल रूप से आमजन की समस्याओं को सुन रहे हैं और उनका निस्तारण करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में सीएम ने सोमवार को त्वरित समाधान योजना के अंतर्गत टिहरी गढ़वाल के विकास खंड चंबा के ग्राम चौपड़ियाल में आयोजित रात्रि चौपाल में वर्चुअल तरीके से प्रतिभाग किया और इस दौरान सीएम ने आमजनों की समस्याओं को सुना और तुरंत निस्तारित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। हरिद्वार में मेलाधिकारी दीपक रावत और SSP कुंभ जन्मेजय खंडूरी ने सोमवार को नारसन बॉर्डर का औचक निरीक्षण किया और मेलाधिकारी ने नारसन बॉर्डर पर जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की नमामि बंसल से बसों, निजी और अन्य वाहनों से आने वाले यात्रियों के पंजीकरण, RT-PCR रिपोर्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट की जानकारी ली और बिना पंजीकरण वाले श्रद्धालुओं को लौटाया गया। साथ ही मेलाधिकारी ने शौचालयों, पेयजल और साफ सफाई व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली और इस दौरान मेलाधिकारी ने यह कहा कि 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट जिनकी है उनको ही प्रवेश करने दिया जाए, जिनके पास रिपोर्ट नहीं है उनकी जांच की जाए। बता दें कि मेलाधिकारी ने बॉर्डर पर ही कई वाहनों और बसों की खुद जांच की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने सैनिक सम्मान समारोह में 65 सैनिकों को सम्मानित किया और इस मौके पर उन्होंने ये कहा कि देश सेवा में रुद्रप्रयाग समेत उत्तराखंड का विशेष योगदान है। राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष पदों पर मौजूद अधिकारी प्रदेश का मान बढ़ा रहे हैं और सोमवार को आयोजित सम्मान समारोह में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने केंद्र सरकार के कार्यों के बारे में बताते हुए ये कहा कि लंबे समय से 1 रैंक 1 पेंशन का मामला अधर में लटका था, जिसे मोदी सरकार ने पूरा किया और साथ ही एक देश एक संविधान का सपना भी केंद्र सरकार ने पूरा किया है। बता दें कि इस मौके पर रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने उत्तराखंड के सैनिक इतिहास के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सीमांत क्षेत्र खटीमा के इंडो नेपाल सीमा मेलाघाट क्षेत्र में नो मैंस लैंड पर कुछ लोगों की तरफ से तार बाड़ करके अतिक्रमण करने के प्रयास को खटीमा तहसील प्रशासन की तरफ से विफल कर दिया गया है। तहसीलदार खटीमा यूसुफ अली ने SSB झनकैया थाना पुलिस और राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंच करके नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण को हटवाया और साथ ही अतिक्रमण करने वाले लोगों को प्रशासन की तरफ से चेतावनी भी दी गई। हरिद्वार महाकुंभ मेले के शाही स्नान के दौरान सभी ट्रेन हरिद्वार ही आएंगी। किसी भी ट्रेन को ज्वालापुर, लक्सर और रुड़की स्टेशन पर नहीं रोका जाएगा। सोमवार को हरिद्वार पहुंचे उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल के DRM तरुण प्रकाश ने इस बात की जानकारी देते हुए ये कहा है कि शाही स्नान पर सभी ट्रेन हरिद्वार ही जाएंगी और किसी भी ट्रेन को ज्वालापुर, लक्सर या फिर रुड़की स्टेशन पर नहीं रोका जाएगा। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास अन्य स्टेशनों पर भीड़ मैनेजमेंट के इंतजाम नहीं है, जिसके चलते सभी ट्रेनों को हरिद्वार ही भेजा जाएगा। हालांकि कुछ ट्रेनों को ज्वालापुर रोका जाएगा ताकि यात्रियों को आसपास के घाट पर स्नान करना है तो वो वहां पर उतर सकते हैं।
सल्ट विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी गंगा पंचोली के पक्ष में प्रचार करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव वहां पर पहुंचे। उन्होंने आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया और लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की गई। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव के साथ कई नेता भी मंच पर मौजूद रहे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपने नब्ज के ऊपर हाथ रखा। ये चुनाव जो है ये कोई इंटरनेशनल चुनाव नहीं है। इसमें चीन क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, भारत के उस कोने में क्या हो रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। जरूरत इस बात की है कि पिछले 9 साल में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 9 साल भारतीय जनता पार्टी सल्ट में यहाँ पर यहाँ शायद जो रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ का जो विधायक रहे हैं सुरेंद्र मीना जी, वो इसी क्षेत्र से चुनकर भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीत कर गए। जरूरत इस बात के आकलन करने की है कि इस 9 साल में सल्ट को मिला क्या। आज कोई भी पत्थर आप उठा के देख लीजिए, आज कोई डिस्पेंसरी देख लीजिए, स्कूल देख लीजिए, रोड देख लीजिए, कोई कम्युनिटी सेंटर देख लीजिए, कोई बारात घर देख लीजिए, उस पे अगर पत्थर पे आप बुरज के देखेंगे तो रणजीत रावत और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के लॉन्चिंग कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। और बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोमवार को IHIP को लॉन्च किया है और IHIP पोर्टल के अंतर्गत अभी 33 तरह की बीमारियों को जोड़ा गया है। इस पोर्टल के माध्यम से कई प्रकार की बीमारियों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी और किसी राज्य में किसी भी क्षेत्र में फैल रही बीमारियों के बारे में इस सिस्टम के माध्यम से पता चलेगा, जिससे उसको जल्द नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह कहा है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की दृष्टि से देश में एक ऐतिहासिक कदम ये उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के संकल्प की दिशा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण प्रयास है और उन्होंने ये कहा है कि IHIP को विकसित करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी पूरा सहयोग मिला। जनपद पौड़ी सहित पूरे उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के केसों को देखते हुए पुलिस प्रशासन एक बार फिर से गंभीर हो गया है और इसके मद्देनजर चौकी इंचार्ज सूरज शर्मा की तरफ से मुख्य बाजार व्यापारियों से आह्वान वहां पर यह किया गया और वाहन चालकों और आमजनों से भी कोविड गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सूरज शर्मा ने यह बताया है कि जिस तरह से जनपद पौड़ी में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसके मद्देनज़र दिशा निर्देश का पालन कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है और इसके साथ ही उनके द्वारा दुकानों में जा कर के दुकानदारों से भी अपील की गई कि वो बिना मास्क पहने व्यक्तियों को सामान ना दें। पूरे विश्व में और हमारे देश में जो कोविड-19 के केसेस है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारी जो राज्य सरकार की गाइडलाइंस और प्लस प्रशासन की जो आदेश निर्देश है और उसमें यही है कि इसमें जो विशेषकर सोशल डिस्टेंस और मास्क और सैनिटाइज का जो ये 3 मुख्य रूप से जो बातें हैं, इसी मकसद से हम हमारी जो ज़िले के कप्तान महोदय हैं उनके निर्देशों में हम लोग लगातार जो हमारे बाज़ार है और जो मुख्य स्थान है उन पे जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं और चालान की कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसका जो मकसद है वो मुख्य रूप से ये है कि हम सभी लोग इसका मास्क का सभी लोग पालन, मास्क जब भी सार्वजनिक स्थान का है मास्क पहने और जो इसके नियम है उसको फॉलो करें ताकि हम सुरक्षित रह सकें। उत्तराखंड के जंगलों में कई जगहों पर आग लगी हुई है। हालांकि इसे रोकने के लिए हजारों की संख्या में वनकर्मी भी काम कर रहे हैं और साथ ही अब भारतीय वायुसेना के जवान और 2 हेलीकॉप्टरों की भी मदद ली जा रही है, लेकिन स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। उत्तराखंड के श्रीनगर की ये तस्वीरें देखकर के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से आम जनजीवन जो है वो वहाँ पर प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया है कि उनकी आंखों में भी जलन हो रही है और सांस लेने में भी परेशानी उन्हें हो रही है। आग लगने से बहुत ज़्यादा जो सामान्य जीवन है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से कि बहुत सारे मरीज जो हैं वो सांस की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा ग्रस्त होकर आ रहे हैं। जुकाम और खांसी तो बहुत ही ज़्यादा हो गई, सूखी खांसी, ड्राई कफ। और आग लगने से क्या होता है कि जितना भी मॉइस्चर होता है वातावरण में पूरा खत्म हो जाता है।
आप क्योंकि देख सकते हैं बाहर, बिल्कुल देख सकते हैं कितना ज़्यादा एकदम ऐसा लग रहा है सर दिन में 12-1 बजे भी ऐसा फॉग लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे सुबह के 5 बजे हो। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, खांसी के पेशेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और सांस लेने में जिन लोग। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन की भव्य पेशवाई सोमवार को बिशनपुर स्थित श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्माण की शाखा से कनखल अखाड़ा की छावनी में प्रवेश कर गई है और पेशवाई के संतों का मेलाधिकारी और आईजे कॉम ने देश रक्षक चौराहे पर उत्तराखंड पुलिस बैंड की धुनों पर स्वागत किया। बिशनपुर से कनखल पहुंचने तक जगह जगह संतों को देखने के लिए भीड़ उमड़ी और फूल बरसाए गए। पेशवाई के जगजीतपुर पहुंचने का श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार करते हुए दिखाई दिए और वहीं जगजीतपुर पहुंचते ही अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह ने संतों का पुष्पमाला पहना करके स्वागत किया। बता दें कि पेशवाई में सबसे आगे हाथी घोड़ों के साथ अखाड़े की ध्वज पताका चल रही थी और इस दौरान जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा की और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी, महामंत्री हरिगिरी और महंत रविंद्रपुरी परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महंत देवेंद्र सिंह शास्त्री, महंत जसविंदर सिंह शास्त्री ने पेशवाई का स्वागत किया। सूबे के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौपाल बिंदु खत्ता पहुंचे, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौपाल ने बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने की दिशा में प्रयास करने के साथ साथ बिंदु खत्ता में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। यहां पर बिंदु खत्ता के संजय नगर द्वितीय स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में पहुंचे मंत्री बिशन सिंह चौपाल ने कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने ये कहा है कि 80,000 आबादी वाला क्षेत्र होने के कारण और सालों से लंबे संघर्ष के बावजूद भी बिंदु खत्ता आज तक राजस्व गांव नहीं बन पाया है। मौजूदा सरकार इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए राजस्व गांव के लिए केंद्र पर दबाव बनाएगी। देखिए, बिंदु खत्ता के बारे में पूरी सरकार उस पर विचार कर रही है, उसके समाधान कैसे निकले करके इस पर विचार कर रही है। हम लोग सब लोग इस पर बिंदु खत्ता जैसे बहुत सारे गांव हैं, हमारे 1 लाख की जनसंख्या है, बग्गा चौन है, आपके इसी जनपद में दमोह है, हमारे पिथौरागढ़ जनपद में भी, गढ़वाल मंडल में बहुत सारे ऐसे लोग जो होंगे, लाखों की जनसंख्या वाले जो गांव हैं, जो राजस्व है, जिनको सरकार से उनके नाम से ज़मीन नहीं मिल पा रही। इस पर सरकार विचार कर रही है। 2000 बन सकेगा? देखो, ये राजस्व गांव की प्रक्रिया तो मैंने शुरू में कहा, आपने उसमें भी जो अभी बोला था उसमें भी कहा, ये मामला जो है कहीं कोर्ट में चला हुआ है, कहीं ये प्रदेश सरकार से, इसका पता केंद्र सरकार के उसमें, इस पर तो समय लगेगा इसको राजस्व गाँव होने में। क्या 2022 के चुनाव से पहले कुछ उम्मीद है? नहीं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी उम्मीद क्यों नहीं, उम्मीद थोड़ी छोड़नी चाहिए। उम्मीद से तो पूरे देश चल रहा है, विश्वास पर सब चल रहा है, उम्मीद रखनी चाहिए। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण के चलते पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने लोगों से कोरोना से बचने के लिए जरूरी उपाय अपनाने की अपील की है। उन्होंने ये कहा है कि कोविड के अनुरूप व्यवहार अपना करके हम खुद भी सुरक्षित रह सकते हैं और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने आमजन से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। उन्होंने ये कहा है कि इसका पालन नहीं करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, पुलिस एक्ट और महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर देश में चल रही है। आप सभी जानते हैं, महाराष्ट्र और कई अन्य प्रदेशों में कोरोना पहले से भी ज़्यादा फैल चुका है। उत्तराखंड में भी दोबारा से कोरोना का प्रहार जारी है और प्रतिदिन 500 से अधिक केस आने लगे हैं। मैं सभी से अपील करता हूं कि कृपया करके फिर से कोरोना के नियमों का पालन करें,
2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर का प्रयोग, इन सब लोग को अपने जैसे आपने पहले अपने दिनचर्या में ढाल लिया था, पुनः इसको अपनी दिनचर्या में ढालें। बच्चों की पढ़ाई से लेकर के आर्थिक व्यवस्था तक सब चीजों को इम्पैक्ट करती, तो ऐसी नौबत नहीं आने दें कि दोबारा से लॉकडाउन लगाना पड़े। कृपया करके कोरोना के नियमों का पालन करें, नहीं तो पुलिस को और सख्ती से इसको। पहाड़ों से लेकर के मैदानी इलाकों तक आग अपना तांडव दिखा रही है और आग एक और जहां आग से उत्तराखंड के वन धधक रहे हैं, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में अग्निकांड ने किसानों की भी कमर तोड़ करके रख दी है। किसानों की फसलों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और उधम सिंह नगर में किसानों की गेहूं की और गन्ने की फसलों में आग लग गई, जिससे सैकड़ों एकड़ गन्ने और गेहूं की फसल जल करके नष्ट हो गई। बता दें कि उधम सिंह नगर में अचानक से ग्राम बरा में गन्ने के खेत में आग लगी और आग की लपटें देख करके आस पड़ोस के लोग बदहवास होकर के खेत की तरफ भागे। तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था और आग की चपेट में आकर के गन्ने की खड़ी हुई फसल खाक हो गई। ग्रामीणों ने किसी तरह से आग को फैलने से रोका, जिससे आसपास के खेत बच गए और दमकल के वाहन पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया था। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਸਥਾਪਨਾ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नैनीताल से सांसद अजय भट्ट लाल कुआं पहुंचे और उन्होंने यहां पर दावा किया है कि साल 2022 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और सांसद अजय यहां पर हल्दूचोड़ स्थित शिवपुरी निवासी वरिष्ठ भाजपा नेता PL गुप्ता के स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा का कोई भी विकल्प अब नहीं है और जनता विकास और सुशासन के नाम पर फिर से बीजेपी को ही प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का मौका दे रही है। सांसद अजय भट्ट ने यह भी कहा है कि पहली बार बिंदु खता राजस्व गांव का मामला सदन में गूंजा है और प्रदेश और केंद्र की सरकार राजस्व गांव के मामले में गंभीर है। जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आएंगे। नहीं, लगातार उसमें कार्रवाई चल रही है। जब से वो मामले को हमने लोकसभा में उठाया है उसमें लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। जब एक बार कोई मामला उठ जाता है तो वो मामला फिर बैठता नहीं है। उसमें सुखद परिणाम आएंगे, थोड़ा समय लगता है, उसमें समय लगता है। कभी फाइल नीचे, कभी ऊपर, कभी इधर, कभी उधर जाते रहती है, वो प्रोसेस में होती है। तो इसके लिए मुझको लगता है कि कुछ ना कुछ परिणाम निकलेगा। और वैसे भी इतने बड़े क्षेत्र को कोई अब खाली नहीं करा सकता है, क्योंकि आज वो कृषि भूमि हो गई है, वन भूमि रही ही नहीं। जबकि वहाँ पर आज मैं समझता हूँ कि लोग 70-80 सालों से रह रहे हैं, तो पीढ़ियाँ रह रही हैं वहाँ पर, तो अब कोई जाने का प्रश्न ही नहीं होता वहाँ से। लेकिन मालिकाना नहीं है, रजिस्ट्री नहीं, हाँ, वो दिक्कत है। अभी उसमें समय लगेगा, क्योंकि कानून की जटिलता होती है। वन संरक्षण अधिनियम है और भी वन भूमि के बड़े कानून जटिल हैं, तो वो जटिलता होती हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका सॉल्यूशन निकल आएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कुछ संभव है कि इसमें कुछ सार्थक परिणाम आने चाहिए? हमको उम्मीद तो रखनी चाहिए कुछ। हरिद्वार के कनखल में गणेशपुरम में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद पूरी कॉलोनी को सील करने से लोगों में हंगामा मच गया है। और बता दें कि इस कॉलोनी में 2 दिन पहले एक साथ 13 लोग कोरोना संक्रमित मिले थे और वहीं एक संक्रमित की मौत भी हुई थी, जिसके बाद इस कॉलोनी को सील किया गया है। और अब यहां के लोगों ने ये मांग की है कि केवल संक्रमितों की गली को ही सील किया जाए। सोमवार को लोगों ने अपनी इस मांग को लेकर के हंगामा कर दिया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। और बता दें कि प्रशासन ने पूरी कॉलोनी को ही सील करके कंटेनमेंट जोन बना दिया था।
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में महिलाओं ने शराबियों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, जिसके चलते दिनेशपुर में शराब विक्रेताओं और शराबियों के उनको खदेड़ करके पुलिस के हवाले करने के लिए समाजसेवी महिलाओं की एक टीम तैयार हुई है। महिलाओं की ये टीम रोजाना अभियान चला करके शराबियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर रही है। इस संबंध में जागरूक महिलाओं ने दिनेशपुर थाने पहुंच करके थाना अध्यक्ष से इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग भी की है। बहुत दिन से बहुत परेशान है, घर में भी बहुत परेशान है। जैसे गांव वाले सब बड़े बुजुर्ग सब जाके शराब बिकती है, वहाँ पे जाके सब शराब पीते हैं और मोहल्ला के छोटे छोटे आने वाले जो बच्चे हैं उनके भी उसमें बहुत दिक्कत हो रही है। जो आगे जा के वो भी शराब पियेंगे और हम लगातार एक हफ्ते से थाने में आ रहे हैं और पुलिस वालों से भी शिकायत की है हमने, तो कोई उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हर रोज़ शाम को वहाँ फिर भी दोबारा शराब बिक रहे हैं। हर रोज़ हम हर रोज़ जाके पकड़ रहे हैं वहाँ पे शराब। आज भी गए थे, आज भी 2 बैग शराब मिले हैं वहाँ से। कल भी गए थे, खाने वाले भी आ रहे हैं हर रोज़ और बेचने वाले भी आ रहे हैं। और कितने दिन तक हम यहाँ घर बार छोड़ के कितने दिन तक हम इनके पीछे भागते रहें। महिलाएं जो हर घर के जो छोटे छोटे बच्चे ये बड़े बुजुर्ग को देख के शराब पी रहे हैं, तो हम चाहते हैं ये शराब बंद हो जाए। जो खुलेआम दुकान में आम दिन में हो रात में हो बिक रहे हैं, उनका ना कोई डर है ना कुछ भी है कि कोई बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, इनका कोई वो नहीं है। प्रशासन भी इनके लिए इनके पास भी आते तो ये बोल रहे हैं हम क्या करें, इनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, इनका जमानत हो जाते। तो ऐसा अपराधियों ये जो बेचते हैं खुलेआम, ऐसे अपराधियों के लिए क्या हो फिर? ये आम जनता जो लेडीज़ है ये लोग क्या करें फिर? घर में सब मार पिटाई क्या कर रहे हैं, इसके लिए क्या हो? आगे बच्चों के लिए क्या भविष्य? वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज बंगाल पहुंच चुके हैं और यहां पर वो बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। उन्होंने खुद जानकारी देते हुए ये बताया है कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में वो पहुंचे हुए हैं। सिंबलबाड़ी क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और उन्होंने विश्वास भी जताया है कि वहां कमल अवश्य खिलेगा। हम यहाँ पर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में सिंबलबाड़ी में आए हुए हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए, प्रचार करने के लिए आए हुए हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ पर हमारी पार्टी ने दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुवर्स क्षेत्र के मुद्दे पर एक परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन की चर्चा की है और हम केंद्र से मिलकर के इसके लिए एक परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन इसके लिए लाएंगे। 11 गोरखा उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का हमारा संकल्प है और यहाँ पर एक सैनिक स्कूल की स्थापना होगी जिससे हमारे यहाँ के लोगों को सेना में भर्ती करने का सौभाग्य मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ रेडियो और टीवी चैनल के भी उनके केंद्र की स्थापना होगी जिससे कि यहाँ पर गोरखा संस्कृति, नेपाली संस्कृति का उद्भव होगा और उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ पर गोरखा फ्रीडम फाइटर्स का एक वॉर म्यूजियम बनाया जाएगा जिसमें गोरखाओं की गौरव गाथा को जनता को देखने को मिलेगा कि गोरखा कितने वीर होते हैं और जो मौत से नहीं डरता है वही गोरखा है। तो आज यहाँ पर कमल खिलाने के लिए, दार्जिलिंग में कमल खिलाने के लिए, चाय बागानों में कमल खिलाने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं और हम जनता से आग्रह करेंगे। जनता में बड़ा उत्साह है और सब चाहते हैं कि हम मोदी जी का जो दिशा निर्देशन है, मोदी जी की सरकार यहाँ पर बने, ये सबकी इच्छा है। नैनीताल का मालधन क्षेत्र अवैध शराब को लेकर के हमेशा ही सुर्खियों में रहा है और मालधन पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई अब रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ मालधन के अवैध शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं मालधन चौकी के औचक निरीक्षण पर पहली बार पहुंचे एसपी सिटी डॉक्टर जगदीश चंद्र ने भी मालधन चौकी की कार्रवाई को सराहा है और जगदीश चंद्र ने यह दावा किया है कि लगभग 80% मामले अवैध शराब से जुड़े हुए ही हैं जो यहां पर रजिस्टर्ड करवाए गए हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें अभी और भी ज़्यादा कार्रवाई की ज़रूरत है। चौकी पर मैं औचक रूप से पहुंचा हूं, या क्योंकि एक निरीक्षण किया गया है चौकी में। चूँकि पहली बार आया हूं तो चौकी परिसर और जो कार्यालय के अभिलेख हैं उनको देखा गया है। साथ में ही जो मालखाना, इनका जो मेस है, बैरकें हैं, वो भी चेक की गई हैं। इन तमाम निरीक्षणों में जो भी चीज़ें देखी गई हैं वो निरीक्षण पुस्तिका में लिखी जा रही हैं और उसको चौकी प्रभारी को ठीक करने के लिए बताया गया है। सर, यहाँ पे लगातार अवैध शराब का मुद्दा उठता रहा है टाइम पे, तो इस समय जो पुलिस की कार्यशैली अवैध शराब को लेकर के, क्या सर वो संतोषजनक है इस समय?
शराब पे जो अभी मैं अपराध रजिस्टर चेक कर रहा था तो सबसे ज़्यादा इसमें जो पंजीकृत हल्द्वानी कोतवाली परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक से कोतवाली परिसर में खड़ी 30 गाड़ियों में आग लग गई और महिला हेल्पलाइन दफ्तर के ठीक सामने अचानक से ये आग लगी, जहां पर मौके पर अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर दमकल की गाड़ी के साथ पहुंची टीम ने आग पर काबू पाया और फिलहाल आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग से कोतवाली परिसर में खड़ी हुई कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। काबू पा लिया गया है, तो हमको सूचना मिली, हम तुरंत आए हैं और आगे तुरंत हमने आग को काबू कंट्रोल कर लिया। आग पूरी बुझा चुकी है। किन जगहों पर आग लगी थी बात करें? ये कोतवाली के जो 30 गाड़ियाँ होती हैं इन पे आग लगी। तो क्या कारण बताया जा रहा है आग का? अब कारण का तो अभी पता नहीं चला है फिलहाल। नुकसान सर क्या हुआ? नुकसान ये पुरानी गाड़ियाँ जो चीज़ होती है इन्हीं में आग लगी है। अच्छा सर, बताया जा रहा है अंदर वेल्डिंग का काम चल रहा था, नीचे कूड़े में आग लग गई। अब साहब अब ये हमें तो पता नहीं है खैर फिलहाल। अभी हम पहुँचे हैं ये तो आग बुझा दी है। अब हम कुछ भी चलिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।